हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको कक्षा 10 विज्ञान की अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं हो रही हैं उनका पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ स्कूलों में पेपर हो चुके हैं तो उन्हीं स्कूलों का ये पेपर है, और जिन स्कूलों के पेपर नहीं हुए हैं तो इस चैनल में जो वीडियो पढ़ रहा है इसके ज़रिए से आप तैयारी करें, जिससे कि आपके अर्धवार्षिक में अच्छे नंबर मिल सकें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। तो वीडियो थोड़ा स्पीड में रहेगा, तो इसलिए आपको गौर से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। आपका पहला प्रश्न दिया है खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में उपखंड का पड़ा है। इसका पहला क्या दिया है? उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी व सीधा। अगला प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। इसका उत्तर होगा 15 सेंटीमीटर। पॉइंट सेकेंड आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पॉइंट फर्स्ट में 3, पॉइंट सेकेंड में 5, पॉइंट थर्ड में आपका 0.5 है, पॉइंट 4 में 2 है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ये सूत्र आपका है n बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल, यानी 3 × 10⁸ बटे 1.5 × 10⁸ बराबर n बराबर 2 आंसर। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है? इसका उत्तर होगा पॉइंट फर्स्ट उत्तल लेंस, पॉइंट सेकंड है अवतल दर्पण, पॉइंट थर्ड है अवतल दर्पण, यानी कि इसमें 2 बार अवतल दर्पण दिया हुआ है आपका। उसके बाद चौथा है उत्तल दर्पण। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका आंसर सही होगा, यानी उत्तर होगा उत्तल लेंस, यानी कि इस किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा होता है। तो इसमें उत्तर आएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है पांचवा, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? पॉइंट फर्स्ट है कार्निया पर, पॉइंट सेकंड है आइरिस पर, पॉइंट थर्ड है आपका पुतली पर, पॉइंट 4 है रेटिना पर। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। प्रश्न नंबर छठा है, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? इसका ऑप्शन दिए हैं। पॉइंट फर्स्ट बैगनी, पॉइंट सेकंड नीला, पॉइंट थर्ड पीला, पॉइंट 4 लाल। तो प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? इसका उत्तर होगा लाल रंग का। आपका सातवां प्रश्न दिया है, R1 व R2 दो प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। पॉइंट फर्स्ट दिया है R1 प्लस R2, पॉइंट सेकेंड है R1 इंटू R2, पॉइंट थर्ड है R1 R2 अपान यानी बटे R1 प्लस R2, पॉइंट 4 है R1 प्लस R2 बटे या अपान R1 R2। इसमें जिस बच्चे का ये पेपर है उसने चौथे पॉइंट पर लगाया था, लेकिन ये पॉइंट आपका गलत होगा। इसका तीसरा पॉइंट सही है R1 R2 अपान R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न नंबर है आठवां, क्षारीय विलयन का पीएच मान है। पॉइंट फर्स्ट है आपका 0, पॉइंट सेकेंड है 7, पॉइंट थर्ड है 7 से कम, पॉइंट 4 है 7 से अधिक। तो क्षारीय विलयन जो आपके होते हैं ये 7 से अधिक होते हैं, 0 से लेके 7 से अधिक होते हैं, और जो 7 से नीचे होते हैं वो आपके अम्लीय होते हैं। तो इस लड़के ने जिसका ये पेपर है उसने लगाया था पॉइंट फर्स्ट यानी 0। आपका ये 0 आंसर गलत है। इसका आंसर होगा क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। प्रश्न नंबर 9वां है इसका, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? पॉइंट फर्स्ट है Na2CO3 पॉइंट 10H2O,
पॉइंट सेकेंड है NaHCO3, पॉइंट थर्ड है NaCl, पॉइंट फोर है NH4Cl। यानी कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, उसी को बेकिंग सोडा कहते हैं, उसी को धावन सोडा कहते हैं। तो इसका क्या सूत्र होगा, या तो आप NaHCO3 लिख दें या तो Na2CO3 लिख दें। आपका ये भी सही माना जाएगा और ये भी सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 10वां है, अभिक्रिया Fe2O3 + 2Al समीकरण यानी से आपस में Fe2O3 और 2Al को आपस में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, Al2O3 + 2Fe है। तो इसमें क्या होगा, आपका आंसर सही होगा। पॉइंट फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया, पॉइंट सेकंड है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पॉइंट थर्ड है वियोजन अभिक्रिया, पॉइंट फोर है विस्थापन अभिक्रिया। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि अभिक्रिया Fe2O3 + 2Al का क्रिया कराने पर Al2O3 + 2Fe है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर आपका 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। तो इसका पॉइंट फर्स्ट दिया है आपका Cu, पॉइंट सेकंड है Na, पॉइंट थर्ड है Al, पॉइंट फोर है Mg। इसका ऑप्शन सही होगा Na, यानी कि सोडियम कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है, इसका आंसर होगा Na। अगला प्रश्न है, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो पॉइंट फर्स्ट है आपका माइनस या सिंगल बंद CHO, पॉइंट सेकेंड है H = 0, पॉइंट थर्ड है सिंगल बंद OH, पॉइंट फोर है सिंगल बंद COOH। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, H बराबर यानी X बराबर O। इसको क्या कहेंगे, केटोन RC कोष्टक के अंदर -0, केटोन RC 0 = 0 R संरचना का एक कार्यात्मक समूह है। अगला प्रश्न आपका 13वां नंबर है, इसमें दिया है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, पॉइंट फर्स्ट है एथेनॉल, पॉइंट सेकंड है एथेनोइक अम्ल, पॉइंट थर्ड है मेथेनोइक अम्ल, पॉइंट फोर है प्रोपेनोरक अम्ल। तो इसका आपका सेकंड पॉइंट सही है, यानी कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। आपका प्रश्न नंबर 14 है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। उपखंड दिया है आपका ग, इसमें 14वां प्रश्न है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है तो किससे पूर्ण होती है। पॉइंट फर्स्ट है अग्नाशय में, पॉइंट सेकंड बड़ी आंत में, पॉइंट थर्ड है यानी तीसरा पॉइंट है छोटी आंत में, चौथा पॉइंट है ग्रसनली में। तो पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, छोटी आंत में पूर्ण होती है। प्रश्न नंबर आपका 15वां है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। पॉइंट फर्स्ट है 32, पॉइंट सेकंड 28, पॉइंट थर्ड है 34, पॉइंट फोर है 36। तो एक स्वस्थ मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। आपका अगला प्रश्न नंबर 16वां है, जिसमें दिया है आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। क्या दिया है प्रश्न नंबर, आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। पॉइंट फर्स्ट है काइम, पॉइंट सेकंड है चाइल्ड, पॉइंट थर्ड है जाइमोजन, पॉइंट फोर है ये सभी। तो इसका कौन सा सही होगा, काइम कहते हैं। ले की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। पॉइंट फर्स्ट आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 17वां है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पॉइंट फर्स्ट है आपका क्लोरोफिल, पॉइंट सेकंड है सूर्य का प्रकाश, पॉइंट थर्ड है जल एवं CO2, पॉइंट फोर है ये सभी। यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। तो आपका क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, जल एवं CO2 भी आवश्यक है। तो ये तीनों आवश्यक हैं। आपका चौथा पॉइंट सही जाएगा, क्या आएगा, ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। 18 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित होता है। पॉइंट फर्स्ट है आपका
पोषण पॉइंट सेकंड है, परिसंचरण पॉइंट थर्ड है, श्वसन पॉइंट फोर है, उत्सर्जन। तो आपका पॉइंट फोर सही हो जाएगा। क्या होगा? उत्सर्जन। 19वां प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं, और पॉइंट आपका पहला दिया 4 वेश्म, पॉइंट दूसरा है 3 वेश्म, पॉइंट तीसरा है 2 वेश्म, पॉइंट चौथा है 5 वेश्म। तो कितने वेश्म मानव हृदय में पाए जाते हैं? 4 वेश्म मानव हृदय में पाए जाते हैं। आपका 20वां क्वेश्चन है, रक्त क्या है? पहला पॉइंट है कोशिका, पॉइंट सेकंड है ऊतक, पॉइंट थर्ड है पदार्थ, पॉइंट फोर है एंजाइम। तो रक्त एक क्या है? पॉइंट सेकंड आपका सही हो जाएगा, रक्त एक ऊतक है। अगला दिया है खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, उपखंड का। इसका पहला प्रश्न दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इसकी सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आलेख बनाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमको नहीं पता है, इसलिए आपको हम ये प्रश्न सुना रहे हैं। अगला प्रश्न कराएंगे। दूसरा नंबर दिया है, प्रश्न नंबर दिया है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम को समझाइए। इसका आपका उत्तर करा रहे हैं हम। आपका प्रश्न था दूसरा, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम को समझाइए। इसका उत्तर हम कॉपी में लिख के आपको बता रहे हैं। दिया है उत्तर नंबर दूसरा, यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर। हेडिंग क्या डालेंगे? काली स्केच से हेडिंग डालेंगे, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे, या आपके टीचर अर्धवार्षिक में आपको अच्छे नंबर दें। हेडिंग डालेंगे प्रकाश का अपवर्तन, इसके आगे लिखेंगे नीले पेन से, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पॉइंट फर्स्ट है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे स्नेल का नियम। इसमें क्या लिखेंगे? देखिए आपका वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम आपको जल्द बता रहे हैं, तो आप बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो रोक कर याद कर सकते हैं। दिया है पॉइंट, यानी कि आपका अगली हेडिंग स्नेल का नियम। इसमें क्या लिखेंगे? आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के ज्यों, यानी इस जगह साइन लिख दिया जाएगा आपका, ज्यों कोष्टक के अंदर साइन लिख दीजिए, का अनुपात दोनों माध्यमों में तरंग के फेज वेगों, क्या लिखेंगे? वेगों यानी फेज, उसके बाद क्या लिखेंगे? वेलोसिटीज, क्या लिखेंगे? वेलोसिटीज के अनुपात के बराबर या दोनों माध्यमों के अपवर्तन को अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक को अभिव्यक्त करता है। क्या पढ़ेंगे? आयतन कोण तथा अपवर्तन कोण के ज्यों, साइन लिख देंगे, का अनुपात दोनों माध्यमों में तरंग के फेज वेगों या फेज वेलोसिटीज के अनुपात के बराबर या दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के व्युत्क्रम यानी उल्टा के बराबर होता है। दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक को अभिव्यक्त करता है।
आपका उत्तर खत्म हो गया। अगला प्रश्न दिया है आपका प्रश्न नंबर 3, जिसमें दिया है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। क्या दिया है प्रश्न नंबर 3 में, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इनके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। जिसमें से आपके 3 क्वेश्चन है। जैसे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये 1 नंबर का होगा आपका। इस दोष के कारण क्या है, ये भी 1 नंबर। इनके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है और आरेख द्वारा दर्शाइए, ये सब आपके 1-1 नंबर के हैं। यानी कि इस प्रश्न में आपको 4 नंबर मिलेंगे। यदि सभी पॉइंट आप लिख रहे हैं तो आपको हम इसके सभी पॉइंट्स लिखाएंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया है, पहले हेडिंग क्या डालेंगे, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या लिखेंगे, इस स्थिति में पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं तथा दूर की तथा दूर की नहीं दिखाई देती हैं। जो आप निकट दृष्टि दोष होता है जिस व्यक्ति के, उसको निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। अगली हेडिंग डालेंगे, निकट दृष्टि दोष के कारण। इसमें लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष तब होता है जब आपकी नेत्र गोलक आगे से पीछे की ओर बहुत लंबी हो जाती है या जब आपके कार्निया आंख की स्पष्ट सामने की परत या लेंस आंख का एक आंतरिक भाग जो आंख को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है के आकार में समस्याएं होती हैं। यही कारण है, आकार में क्या होती हैं, समस्याएं होती हैं। यही कारण है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के यही कारण है कि जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है, यही कारण होता है कि उसकी जो आँख की स्पष्ट सामने की परत या लेंस आँख एक आंतरिक भाग जो आँख को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, आकार में समस्या होती है। यानी कि उसके आकार केंद्रित करने में आकार में समस्या होती है। इस यही कारण है कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है। आगे दिया है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए या निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न नंबर 4 है। इसमें दिया है आपका ओम का नियम क्या है, इसके प्रश्न नंबर 4 है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर दीजिए। उसके बाद अथवा दिया है, ये नीचे दिए हैं, हम आपको केवल यही कराएंगे, नीचे वाले अथवा वाले नहीं कराएंगे। तो आपका 4 उत्तर दिया है। और ये जो आपका तीसरे प्रश्न का आरेख बिंदु द्वारा दर्शाना था निकट दृष्टि दोष, उसका चित्र बनाया गया है। ये देखो, ये आपकी आँख है, ये आपका लेंस है और इसको क्या लिखेंगे, लेंस। ये इसको क्या बोलेंगे, ये आपकी रेटिना है और ये क्या है, प्रतिबिंब। ये आपका क्या है, ये आपका उत्तल लेंस है और ये बिंदु है, दूर बिंदु है और ये क्या है, वस्तु। इसी प्रकार आपको आरेख पेंसिल द्वारा चित्र बनाना है जिससे आपके पूरे नंबर मिलेंगे। और 4थे प्रश्न का उत्तर आपका है ओम का नियम। हेडिंग डालेंगे काली स्केच से, ओम का नियम। फिर लिखेंगे, यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं, क्या लिखेंगे, यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोधक या अन्य ओमीय युक्ति में के शिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रभावित धारा के
समानुपाती होता है। क्या लिखेंगे? यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोधक या अन्य अमोनीय युक्ति के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। आर को युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है। आर को क्या कहा जाता है? युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है। इसका एक मात्रक ओम है। आपका प्रश्न खत्म, यानी उत्तर खत्म। अगला प्रश्न नंबर आपका है 5वां, जिसमें पूछा गया है, ये आपका खंड ख दिया है। इसमें प्रश्न नंबर 5वां है, निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। इसमें जितने भी यौगिक हैं, यानी पॉइंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर पॉइंट हैं, इनके सभी के IUPAC नाम लिखना है। पहला पॉइंट दिया है CH3COCH3 का IUPAC नाम लिखिए। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? CH3COH3 का IUPAC नाम क्या होता है? लिखेंगे प्रोपेन डैश 2 डैश ऑन। ये क्या है? CH3COCH3 का IUPAC नाम प्रोपेन डैश 2 डैश ऑन। पॉइंट सेकेंड है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl का IUPAC नाम क्या है? तो इसका क्या नाम होगा? IUPAC नाम 3 क्लोरो और 1 प्रोपेन। इसको क्या कहेंगे? 3 क्लोरो 1 प्रोपेन। अगला पॉइंट आपका दिया है CH3 डैश CH, इसको डैश नहीं, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH और CH के नीचे सिंगल बॉन्ड करके OH लिखेंगे। इसको क्या, इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम होगा नाम शायद हमको नहीं पता, इसलिए इसमें नहीं किए हैं। अगला पॉइंट दिया है आपका HCHO का IUPAC नाम क्या होगा? मेन्थानल फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होगा? मेन्थेनल फॉर्मेल्डिहाइड। आपका छठा प्रश्न है, अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। आपके छठे प्रश्न का उत्तर है, हेडिंग डालेंगे अम्ल। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। क्या लिखेंगे अम्ल में? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। उदाहरण HCl। HCl में क्या लिखेंगे? क्रिया करने पर H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। अगला हेडिंग डालेंगे क्षारक। क्षारक में क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे क्षारक कहते हैं। इसका उदाहरण लिखेंगे NaOH। क्रिया कराने पर Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव प्राप्त होगा। आपको स्पीड में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, जिसे अपलोड करने में हमको दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादा फास्ट पढ़ाते हैं कि वीडियो छोटा ही बने। अगला प्रश्न नंबर 7वां है आपका। 7वें प्रश्न में पूछा है आपका, निम्न अभिक्रियाओं के लिए, 7वां प्रश्न का कार्य दिया है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। पहला दिया जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराने पर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर प्राप्त होता है। तो इसको रासायनिक समीकरण में कैसे बनाना है? इसका पहला दिया है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट प्लस जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इसको रासायनिक अभिक्रिया कैसे दर्शाएंगे? जिंक को Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट को 2AgNO3
एरो, उसके बाद जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, इसको क्या करेंगे Zn कोष्टक के अंदर NO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag है, यानी कि इसका क्या होगा समीकरण Zn प्लस 2Ag NO3 एरो Zn कोष्टक के अंदर NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। अगला पॉइंट सेकेंड है H2G प्लस Cl2, ये G लिखो या ना लिखो, लेकिन प्रश्न में पेपर में दिया है तो लिख देना आपको। एरो 2HClG का रासायनिक क्या होगा इसका, यानी कि ये किसका दर्शाया गया है आपका हिंदी में दिया रहेगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और इधर दिया रहेगा एरो हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कैसे दर्शाएंगे हाइड्रोजन को H2G प्लस क्लोरीन को कैसे दर्शाएंगे Cl2G, उसके बाद एरो लगा देंगे, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड दिया है तो क्या लिखेंगे 2HClG। अगला पॉइंट दिया है आपका तीसरा जिंक कार्बोनेट, इसके आगे एस लिखा है एरो जिंक ऑक्साइड एस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कैसे दर्शाएंगे जिंक कार्बोनेट को ZnCO3 एरो जिंक ऑक्साइड को ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। पॉइंट आपका चौथा दिया है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एरो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, इसको कैसे दर्शाएंगे मैग्नीशियम को MgS, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2HCl एरो, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 प्लस हाइड्रोजन को H2। अगला समीकरण है खा नंबर इसी का दिया है, इसको क्या करना है HNO3 प्लस Ca कोष्टक के अंदर OH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, इसमें इनको अभिकारक और इनके मान लिखना है, इधर अभिकारक लिखेंगे इधर उत्पाद लिखेंगे, इधर क्या है H में कितना है 1 और N में 1 और O में 3, तो इसमें बराबर करने के लिए क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, यानी कि इधर आपका Ca कितना हो जाएगा Ca2 है, Ca1 है, इधर आपका Ca कितना हो जाएगा A, इधर 2 है, यानी कि हमको बराबर करने के लिए इन तीनों में 2 का इंटू कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आपका ऑक्सीजन कितना है ऑक्सीजन आपका 3 है, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और नीचे क्या है ए 1 है तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, ये इधर 2 यानी O2 H2, इधर क्या हो जाएगा उत्पाद में Ca में 1 रहेगा और N में 2 रहेगा, O में 6 रहेगा और H में क्या रहेगा 2, यानी 2 का गुणा, यानी इधर H कितना है आपका 2, इधर भी 2 था, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है इधर ऑक्सीजन आपका 6 है, यहाँ 2 है और इसमें 1 था इधर ऑक्सीजन, तो इसको 2 करने के लिए इन दोनों में 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 2 दूना 4 हो जाएगा, ये H आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एकम 2, यानी आपका इधर ऑक्सीजन भी 2 उत्पाद में हो जाएगा। आपके 7वें प्रश्न का खा नंबर का दूसरा पॉइंट है, इसमें दिया है NaOH प्लस H2SO4 को क्रिया कराने पर Na2SO4 प्लस H2O प्राप्त होता है, इधर अभिकारक लिखेंगे इधर उत्पाद लिखेंगे, इनमें भी वैसे ही बराबर करेंगे, Na 1 है इधर O 1 है H 1 है, इनको इधर Na2 हो जाएगा, उत्पाद में Na2 है तो इधर Na को 2 करने के लिए इन तीनों में क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो इसमें 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2, और इधर क्या है HSO4, तो H में कितना है 2 है, ये आपका H है इसमें आपका 2 है, और O है आपका O में S में कुछ भी नहीं है तो इसमें 1 लिख देंगे, इधर O है O में 4 है तो O 4 लिख देंगे, और उत्पाद में क्या लिखेंगे ये इधर गुणा किया गया 2 का सम में तो 2 हो जाएंगे इधर वाले, और उत्पाद में Na2 ये आपका Na2 हो जाएगा S इधर क्या
एक है तो इधर एस एक लिख देंगे, इधर यानी इसमें कोई अनुपात नहीं है, एस एक है तो एक केवल लिख देंगे। ओ फोर है तो फोर लिख देंगे। उसके बाद H2O है, HO यानी टू H2 है तो इसको O को टू बनाने के लिए इधर फोर है तो इधर यहाँ आपका टू है तो इसको टू बनाने के लिए इन दोनों में दो का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दो दूना चार H हो जाएगा, दो एक अन्ना दो O हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका आठवां प्रश्न क्या ही रहा है आपका, आक्षी तथा अनाक्षी श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपखंड ग है आपका। आठवां प्रश्न है आक्षी तथा अनाक्षी श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका उत्तर होगा आक्षी श्वसन में भोजन का पूर्ण रूप से, क्या लिखा है, आक्षी श्वसन में भोजन का पूर्ण रूप से आक्षीकरण हो जाता है, जबकि अनाक्षी श्वसन में भोजन का पूर्ण आक्षीकरण नहीं होता है। आक्षी श्वसन में क्रिया के फल स्वरूप अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊष्मीय ऊर्जा बनती है, जबकि अनाक्षी श्वसन में क्रिया फलस्वरूप अंत में कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल बनता है। अब इसको रोक रोक पढ़ लेना क्योंकि हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो समझ में शायद ना आ रहा हो। अगर आराम से पढ़ाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप अपनी सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम आपको इसी तरह सभी पेपरों में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अगला प्रश्न आपका दिया है 9वां। इसमें पूछा यकृत के कार्य समझाइए। 9वां प्रश्न है आपका यकृत के कार्य समझाइए। इसका उत्तर लिया है, हेडिंग डालेंगे यकृत के कार्य। इसके आगे लिखेंगे यकृत शरीर का एक अंग है जो केवल कशेरुकी प्रणालियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न चयापचयों को क्या पढ़ेंगे उसको, चापचयों को डिटॉक्सिफी पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक, एक लाइन छूट गई आपकी, इसका कार्य विभिन्न चयापचयों को क्या करता है, डिटॉक्सिफी करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना है। तो यकृत के कार्य क्या होते हैं, यकृत शरीर का एक अंग है जो केवल कशेरुकी प्रणालियों में क्या करता है, कशेरुकी प्रणालियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न चयापचयों को डिटॉक्सिफी करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना है। अगला प्रश्न आपका 9वां है। 10वां प्रश्न है आपका, या 9वां हो गया है यकृत के कार्य। 10वां है धमनी तथा शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपका 10वां प्रश्न का उत्तर है, हेडिंग डालेंगे धमनी में जो रक्त होता है वह ऑक्सीजन मुक्त माना जाता है, जो शरीर के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी माना जाता है। क्या लिखेंगे धमनी में जो रक्त होता है या पाया जाता है वह रक्त ऑक्सीजन मुक्त माना जाता है, जो शरीर के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी माना जाता है। अगला हेडिंग डालेंगे जिसमें लिखेंगे सीरा या कहें वेंस शरीर के अशुद्ध रक्त को दोबारा हृदय तक लेकर आती हैं। जो आपकी शिराएं होती हैं ये शरीर के अशुद्ध रक्त को दोबारा हृदय तक लाती हैं, यानी दिल तक लाती हैं, जहां इसको ऑक्सीजन ब्लड की शुद्धि होती है, जहां इसकी ऑक्सीजन ब्लड की शुद्धि होती है। यानी कि आपकी जो शिराएं होती हैं ये जो ऊपर उभरी हुई नसें नीले कलर की दिखती हैं या हरे कलर की दिखती हैं, ये आपकी अशुद्ध नसें होती हैं जिनमें
सिरा या जिन्हें सिरा कहते हैं, इनमें अशुद्ध रक्त रहता है। इन्हीं सिराओं का रक्त आपका हृदय में जाता है और श्वास द्वारा आपका हृदय जो होता है, दिल, वो इन नसों में अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन की सहायता से शुद्ध बनाकर फिर धमनियों में भेज देता है। आपका 11वां प्रश्न है, मनुष्य की आहार नाल में पाचन का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा मानव का नामांकित चित्र बनाइए तथा संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो आपका इन दोनों में से किसी एक को करना है। ऐसे हम आपको जल्द जल्द बना के चित्र बता रहे हैं। इसमें इस प्रकार आपका किताब में चित्र दिया होगा, जिसमें यहाँ क्या होगा, मुख इसको बोलेंगे, ऊपर नाक है यानी नोज, और इन दोनों का संबंध एक ही नली से होता है जिसे क्या बोलते हैं, आहार नाल। इसे क्या बोलेंगे, लार ग्रंथियाँ। यहाँ पर आपकी क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ, और इसको मुख कहते हैं। उसके बाद इस जो ये नली आई है इसे क्या कहते हैं, ग्रास नली। क्या कहेंगे, ग्रास नली। और ये जो आपकी हैं इनको क्या कहेंगे, आंते। और ये जो आपका है इसे क्या कहेंगे, यकृत या लीवर। इसी के नीचे आपका क्या होता है, पित्ताशय, जहाँ से पित्त स्रवित होता है। कंपटीशन लेवल में आपका पूछा जाता है, मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। तो मुख में भोजन का पाचन होता है और आंतों में पाचन होता है। आपकी ये जो ग्रास नली है यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि मुख से भोजन को चबाते हैं तो ये जस्ट तुरंत नीचे आके आपके आंतों में आता है। इस प्रकार आपका चित्र बना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम आपको सभी कंपटीशन लेवल के शॉर्ट वीडियो उपलब्ध कराएंगे और क्लास 10 की विज्ञान पूरी कराएंगे, चैप्टर 1 से 16 चैप्टर तक, जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान है। और इस चैनल पे ग्रामर पूरी पड़ी हुई है लॉन्ग वीडियो में, और शॉर्ट वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है, रीजनिंग है। तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।